सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आईबीएस के ऊपर आप लोगों के साथ ये वादा किया था कि हम आप लोगों के साथ आईबीएस की केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। पिछले 2 सेशंस में हमने आप लोगों के साथ केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 ऑफ आईसीआई की फेब 2024 की जो जर्नल थी उसके अंदर जो केस स्टडीज थी वो सारी की सारी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आप आज से हम लोग आप लोगों के साथ जो आईसीआई की 15 केस स्टडीज है उसमें से एक एक रैंडमली उठाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आईसीआई ने वेबसाइट के ऊपर अपने 15 केस स्टडीज डाल के रखी है ऑलरेडी, वो सारी अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। अब आज केस स्टडी नंबर 7 है। केस स्टडी नंबर 7 के अंदर ज्यादा पोर्शन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का है और थोड़ा सा पोर्शन ऑडिट, लॉ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है। इसलिए इस डायरेक्ट टैक्स की केस स्टडी के ऊपर ज्यादा ज्यादा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है इसलिए आज ज्यादा मैं बात करने वाला हूं पहले शुरुआत में इस पूरी केस स्टडी के ऊपर। तो मैं आप लोगों को केस स्टडी का एक ओवरव्यू पूरा दे देता हूं, पूरा केस स्टडी मैं पढ़ लेता हूं एक बार आप लोगों के साथ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एटलीस्ट जो रेलेवेंट डायरेक्ट टैक्स के पार्ट है वो तो पूरा का पूरा पढ़ूंगा, जो एक्सक्लूसिवली किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो रिस्पेक्टिव टीचर जरूर पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर इसमें कुछ 2 एमसीक्यूज है और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी डाला है इन्होंने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। यहाँ पर क्या है, एक हस्बैंड वाइफ है, मिस्टर मुरली लाल एंड मिसेस बांसुरी देवी। ये लोग कोई गांव वाव में रहते हैं, कहीं पर कहीं विलेज साइड में, वहां पर अपना कुछ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करते हैं वो लोग। अब उनको उनके किसी दोस्त ने बोला कि भाई शहर में आओ, बिजनेस को आगे बढ़ाओ, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को आगे बढ़ाओ, बिजनेस करो इसका। गांव में आप छोटे लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, आप शहर में आओ, इसको एक्सपैंड करो। तो उसी से रिलेटेड पूरी कहानी यहाँ पर दी गई है कि उन्होंने अपने एक छोटे से गांव के जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी उसको शहर में आकर कैसे एक्सपैंड किया और उसके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्स का क्या रिक्वायरमेंट है, इनकम टैक्स का क्या रिक्वायरमेंट है, जीएसटी का क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, ऑडिट के अंदर आपको क्या करना है, लॉ में आपको उन सब चीजों के बारे में बोला गया है। तो चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूं। मिस्टर मुरली लाल एंड मिसेस बांसुरी देवी हैव बीन रिजाइडिंग इन मणिपुर विलेज, मणिपुर में रहते हैं ये लोग, सिंस देयर मैरिज। They have been actively involved. They have been actively involved in agriculture. Agriculture करते हैं लोग actively. Dairy farming करते हैं business in their village and sell their output in the nearby villages as well. और आसपास के गांव में वो सब बेच देते हैं, ठीक है। They have earned much accolades for the business. They have and have accrued much wealth. Accolades मतलब उनको बहुत प्रशंसा मिली है लोगों से अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अच्छा खासा वेल्थ भी बना लिया उन्होंने। There have been many instances where the couple felt that they could move to metro town. उनको बहुत बार लगा कि हम शहर जाते हैं to explore more, but without any knowledge of business, one world and regulatory compliances, they feel handicapped. लेकिन उनको कुछ बिजनेस का नॉलेज नहीं है, देश में कितने कानून है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो लोग अभी वो सोचते हैं कि सब में पैर डालना अपने सर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, ठीक है। इससे अच्छा भी अपन जिधर कर रहे हैं वही काम करते हैं, लेकिन जाना तो उनको भी है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं दोनों, 2 है कि 3 है मुझे नहीं पता, जो भी है वो अब्रॉड है, ठीक है, सेटल्ड अब्रॉड। वन फाइन डे व्हेन दे आर विजिटेड बाय सीए पुरू, अ फास्ट फ्रेंड ऑफ देयर सन, उनके बेटे का एक दोस्त था, who usually come down to their village quite often to know about the well-being of his friends parents from time to time। तो मुरली जी और बांसुरी जी का एक बेटा है, उनका एक दोस्त है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर पुरू। वो मुरली जी को मिलने कभी आता है, मुरली जी की पत्नी को मिलने कभी आता है, ठीक है, एज ए ख्याल रखने के लिए। उनके बेटे ने बोला होगा जाओ मेरे माँ बाप का जा ख्याल रख कर आओ, तो वो कभी कभी आता रहता है, ठीक है। नाउ मिसेस बांसुरी देवी डिस्कसेस विथ हिम, बांसुरी देवी उसके साथ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करना शुरू कर ली। Discussed with him about agriculture operations he manages with the help of her team in the village and the scale of operations they maintain. Puru tells them about how agricultural activities are maintained and obtained in the metro towns. पुरु ने उनको समझाया, हाँ अच्छा आप इस तरीके से करते हो, देखो लेकिन मेट्रो टाउन में इस तरीके से किया जाता है।
वेयर ही लिव्स एंड प्रैक्टिसेस हिज प्रोफेशन। पुरु ने उनको समझाया कि शहरों में देखो इस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन ही टेल्स हर दैट वन ऑफ हिज क्लाइंट Mrs. खेती बाड़ी, a listed company, is involved in agricultural and allied operations by procuring material from nearby ones. तो पूर्व जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोलने लगा इन दोनों को कि भाई हमारा तो एक क्लाइंट है, देखो खेती बाड़ी, वो लिस्टेड कंपनी है, वो भी आपके जैसा ही काम करता है, क्यों ना आप भी अब ऐसा विजन रखो कि आपकी भी कंपनी एक दिन लिस्ट हो जाए। आप पहले एक कंपनी बनाइए, फिर उसको लिस्ट कीजिए। The company is also involved in various other types of animal husbandry operations and works on the same scale as Mrs. Basuri and Murli Lal work in the village. तो कंपनी वही काम करती है जो बासुरी जी और मुरली जी गांव खेड़े में कर रहे हैं। ऑन गेटिंग क्यूरियस, अब ये दोनों क्यूरियस हो गए, यार इतना बड़ा बन सकता है ये बिजनेस? हाँ, बन सकता है। मिसेस बासुरी देवी आस्क हिम अबाउट द फॉर्म एंड द स्टाइल इन विच खेती बाड़ी वर्क्स। तो बासुरी देवी ने उनको पूछा कि भाई कैसे चलता है ये पूरा का पूरा बिजनेस, हमको बताइए। Puru tells her that unlike villages in corporate world, large businesses have to follow certain accounting standards while maintaining books and balances. तो आप गांव खेड़े में तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो, लेकिन खेती बाड़ी लिमिटेड को बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल सेट आउट, अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब ये सब भाषण इन्होंने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से फॉलो करना है उसके बारे में बोला गया है। उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, शर्मा सर उस पर आपको बता देंगे। मेरा काम है आपको ओवरव्यू देना, ठीक है। किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन होगा तो वो मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा, ठीक है। Hearing about this, Mrs. बासुरी देवी persuades Mr. मुरलीलाल। बासुरी बीवी ने पति को क्या कर दिया? पति को राजी कर दिया, समझा दिया कि भाई हम भी सेटअप करेंगे कंपनी टाउन में अंडर पुरुष गाइडेंस। पुरु हमें गाइडेंस करेगा, हमारे बेटे का दोस्त, फॉर देयर बिजनेस आउटसाइड विलेज। CA Puru assures Mr. Murlilal on all his queries and tells him that he and his team will help him at every stage of setting up the company. उनकी टीम उनको आपको हेल्प करेगी, डोंट वरी। तो पुरु अब कंपनी बनाने में हेल्प कर रहा है। Soon the couple with the help of CA Puru set up and start operating their company in Mumbai under the name Basuri Private Limited. तो इन्होंने बासुरी प्राइवेट लिमिटेड शुरू कर दिया, which ventured into business of agriculture operations with Mr. Murlilal, Mrs. बासुरी देवी एंड मिस्टर प्रभुदेवा। अभी एक नया बंदा आ गया, एक डायरेक्टर इन्होंने हायर किया है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये प्रभुदेवा है, चौथा बंदा है इस केस स्टडी के अंदर। मुरली और उसकी बीवी कंपनी के पार्ट है, पुरु उनका सीए है जिसने उनको उकसाया कंपनी खोलने के लिए। अब प्रभुदेवा एक डायरेक्टर रखा है इन्होंने कंपनी के अंदर। प्रभुदेवा का क्या काम है देखते चलो। प्रभुदेवा is appointed as managing director as the former director are quite busy in the business already set up at Manipur. The company got, तो उसको MD की तरह रखा है। The company got registered under solely under GST in the state of Maharashtra. तो कंपनी हर एक स्टेट में नहीं ऑपरेट कर रही है, सिर्फ फिलहाल सिर्फ GST का रजिस्ट्रेशन उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में लिया है। अब इसके ऊपर राजकुमार सर आपको बता देंगे कि भाई आपका GST के अंदर क्या मसला है। The board of directors of the company resolves to borrow a sum of 20 crore from Nationalized Bank at a board meeting held on 15th of Jan 2024. अब इसके अंदर ये कंपनी ने कैसे बोरो किया उसके बारे में बोला गया है, ये कंपनी लॉ का मुद्दा है, ठीक है। इस पे मैं बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आफ्टर मीटिंग, सिंस मिस्टर मुरलीलाल वॉज इन मुंबई, ही वॉन्ट टू डिस्कस ऑल द टैक्स मैटर्स विद पुरु। अब टैक्स वाला मुद्दा मैं बात करूंगा। सिट्स विद हिम इन द ऑफिस फॉर द सेम। सबसे पहला मुद्दा, with business expansion Mr. Murli has also purchased a controlling stake in the खेती बाड़ी लिमिटेड। खेती बाड़ी लिमिटेड में मिस्टर मुरली ने क्या कहा? मिस्टर मुरली का बिजनेस इतना बड़ा कि खेती बाड़ी को ही खरीद लिया उसने, खेती बाड़ी का कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया, ठीक है, क्या बात है। एंड इज नाउ अ डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी, खेती बाड़ी का भी डायरेक्टर बन गया। ही वांट्स पुरु टू टेल हिम अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ हिज कंपनी इन द टी मार्केट एज वेल। Puru tells him that for the year ended 31st March 2023, खेती बाड़ी लिमिटेड composite business profit, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, composite business profit before allowing deduction relating to growing and manufacturing tea is 550 lakh rupees. तो कौन सा बिजनेस, कौन सा डिडक्शन मिलता है अगर आप टी ग्रो भी करोगे मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे? तो आपको सेक्शन 33AB में डिडक्शन मिलता है, पता है आपको? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ योर पीजीबीपी इनकम विच एवर इज लोअर, उतना डिडक्शन मिलेगा। On 1/9/2023, it deposited a sum of 10 lakh in the tea development account during the previous year 21-22. ये पूरा क्वेश्चन आपका 33AB के ऊपर है। During the previous year 21-22, this company had incurred a business loss of 15 lakh rupees, which has been carried forward. On 25th of Jan 2024, it withdrawn 10 lakh rupees from the deposit account, which is used as follows. उसने withdraw किया और उसको use किया। तो
पैसा विड्रॉ किया, 6 लाख रुपया विड्रॉ किया टू बाय नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, 3 लाख रुपया विड्रॉ किया टू परचेज मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, और 1 लाख रुपया विड्रॉ किया फॉर द पर्पस ऑफ स्कीम ऑन 5th April 2024। इस सम के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। मिस्टर मुरली वॉन्ट्स टू नो अबाउट द इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर and the tax liabilities if any thereon, about which CA Puru gives him an approximate idea of that time itself। अब सेकंड वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जीएसटी का मुद्दा है, तो इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जीएसटी पे मैं क्या बात करूं यार, ठीक है। तो ये जीएसटी वाले टीचर भी सब आपको एक एक करके बताएंगे अपना अपना पार्ट। अब मैं आता हूं अपने अगले मुद्दे की तरफ। तीसरा पॉइंट, मिस्टर मुरली इज हैप्पी that their business has gone online as well, उनका बिजनेस ऑनलाइन भी हो गया, and now they are selling their products through various e-commerce platform। चलो बढ़िया बात है। Mr. Prabhu Deva shows his concern over the online selling part and wants CA Puru to keep a check on the working of the same during his audit। CA Puru assures him that the audit strategy would majorly be based on the fact that a good part of the company's business has gone online। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑडिट वाला डिस्कशन है, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑडिट नाउ। अब ये अगला पार्ट टैक्स वाला है। इन इवनिंग मिस्टर मुरली लाल टेक्स पुरू विथ हिम टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड मिस्टर बाबूलाल। अब ये बाबूलाल एक 5वां बंदा है, मुरली लाल का दोस्त है, वो रिसाइड्स इन मुंबई विद हिज फैमिली। बाबूलाल हैज रिक्वेस्टेड हिम फॉर अ मीटिंग विद पुरू सो दैट ही कैन डिस्कस विद लेटर सर्टन टैक्स रिलेटेड इश्यूज ऑफ फैमिली एंड हायर सर्विसेज फॉर टैक्स रिलेटेड वर्क। बाबूलाल को कुछ टैक्स का ज्ञान चाहिए था, तो उसने मुरली को बुलाया था कि भाई अपने सीए को लेकर आ जरा, ठीक है। तो मिस्टर बाबूलाल टेल्स पुरू दैट हिज सन गौतम इज लायबल टू पे 10,000 पर मंथ टू बरखा, हिज एक्स वाइफ हैज एलिमनी। तो एक बंदा है, बाबूलाल का बेटा है, उसका डाइवोर्स हो गया, तो उसके डाइवोर्स होने पर वो अपनी बीवी को 10,000 रुपया पर मंथ एलिमनी देता है, ठीक है। गौतम बीइंग एन एम्प्लॉई ऑफ PQR Limited has instructed his company HR department to pay 10,000 out of his salary to his wife directly and remit the remaining salary in his account। तो गौतम ने क्या बोला, देखो आप मुझे सैलरी मत दो, आप मेरे को सैलरी देने के बदले डायरेक्टली मेरी वाइफ को एलिमनी दे दिया करो 10,000 रुपए। याद करो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हूं, अगर आपने मुझसे पढ़ाया तो, कि अगर मैं एलिमनी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है, 10,000 रुपया पर मंथ, और अगर मैं अपनी कंपनी को बोलता हूं कि नहीं 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 मेरी सैलरी लाख रुपया है, आप मुझे लाख रुपया मत दो, आप मुझे 90,000 दे दो और 10,000 रुपया आप मेरी वाइफ को दे दो डायरेक्टली, एक्स वाइफ को एलिमनी के तौर पर, तो ये कोई डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। ये 10,000 रुपया आपके हाथ में भी टैक्सेबल है पहले, क्योंकि ये आपकी सैलरी का पार्ट है, और फिर बाद में आपकी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। याद करो, याद आता है आपको? सेम एग्जांपल मैंने क्लास में आपको एलिमनी वाला ही दिया था कि अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो और उस कंपनी को बोलते हो कि मेरे बिहाफ पे एलिमनी पे कर दो, अरे भाई वो तो आपका एप्लीकेशन है, वो तो कंपनी सिर्फ अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है, आप बोल रहे हो इसलिए, नहीं तो वो भी नहीं करती कंपनी। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि आपकी सैलरी सिर्फ 90,000 है, आपकी सैलरी पूरा लाख रुपए, वो 10,000 रुपया भी आपकी सैलरी है, फिर वो 10,000 रुपया जब आप अपनी एक्स वाइफ को दोगे उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ, मिस्टर बाबूलाल वांट्स टू नो द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सच एलिमनी गिवन बाय हिम इन हिज हैंड्स। भाई उसको टैक्स लगेगा 10,000 रुपए पर, वो उसकी इनकम है, उसके बाद उसने अपनी बीवी को दिया है, डायरेक्टली वहीं से पे करवा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो डाइवर्जन हो गया इनकम का, नहीं नहीं नहीं। फर्दर ही टेल्स सीए पुरू दैट ही वर्क्स अंडर अ पार्टनरशिप फर्म इन विच ही एंड हिज अदर 2 सन्स मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर पार्टनर। तो बाबूलाल और उसके 2 बच्चे उस फर्म में पार्टनर है, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा है कि आफ्टर बाबूलाल डेथ, बाबूलाल जब मर जाएंगे तो उन दोनों बच्चे फर्म तब कंटिन्यू कर पाएंगे, फर्म तब कंटिन्यू होगी जब वो उनकी वाइफ को 20% प्रॉफिट देंगे, तभी, नहीं तो फर्म कंटिन्यू हो ही नहीं सकती है। तो बाबूलाल और उसके 2 बेटे ने फर्म खोला, फर्म के अंदर एक कंडीशन डलवाया कि भाई मैं मर जाऊंगा ना जिस दिन, अपने बच्चों को साफ साफ बोल दिया 20% प्रॉफिट मेरी बीवी को जाना चाहिए, नहीं तो आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसको बोला जाता है क्या? डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये 20% पे अब फर्म को टैक्स नहीं लगेगा, ये 20% पे अब फर्म टैक्स नहीं भरेगा, क्योंकि ये इनकम कमाने के पहले ही कंडीशन डाल दिया गया है कि भाई इट इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। इसके ऊपर किसी और का टाइटल है, किसका? वाइफ का, बाबूलाल की वाइफ का टाइटल है। देयरफॉर ये जो पैसा 20% है ये फर्म के हाथ में टैक्स नहीं होगा,
ये डायरेक्टली बाबूलाल की वाइफ के हाथ में, जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो उसके हाथ में होगा, ठीक है। बाबूलाल wants to know the tax treatment of such receipt in his wife's hands after his death. Paru satisfies Mr. Babulal by solving all his queries and quote his fees to handle all tax related matters. अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स का है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट टैक्स का है, और उसके बाद में यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स का है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जीएसटी का है, क्वेश्चन नंबर 5 कंपनी लॉ का है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका एफआर का है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका ऑडिट का है, ठीक है। तो ये सारे रिस्पेक्टिव टीचर मिलकर आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने फील्ड के महारथी है भाई, ठीक है। तो सब अपने अपने फील्ड के महारथी आपको पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। An assessee carrying on business of growing and manufacturing tea is allowed a deduction under income tax law upon fulfillment of certain conditions like depositing an amount in the deposit account opened in accordance with the scheme framed by the tea board. So the deposit made in accordance with the scheme framed by other boards for agricultural commodity also qualifies for deduction. Which of the following qualify in this regard? अब सुनो, जैसे टी के लिए टी बोर्ड है, मुझे बताओ और कौन से 2 और प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिया है, बताइए। टी के साथ और कौन से 2 वर्ड है? अगर आप सेक्शन 33A भी देखोगे तो सेक्शन 33AB के अंदर 3 प्रोडक्ट है, एक तो टी है चाय, दूसरा कॉफी है, तीसरा रबर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है और कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए बोर्ड बना के रखा है जिसके लिए गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है, और कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए बोर्ड बना के रखा है जिसके लिए गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देती है। क्या कॉफी बोर्ड है? हाँ है। क्या स्पाइसेस है? स्पाइसेस नहीं है। क्या रबर है? हाँ रबर है। क्या स्पाइसेस है? स्पाइसेस नहीं है। क्या कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड है? यस, ये सही आंसर है। कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? तो अलोंग विद टी, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड ये 2 अलग बोर्ड है जिसको गवर्नमेंट ने क्या दिया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है क्या, सेपरेट सा सेक्शन, ठीक है, 33AB। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे दिया। स्टेट द करेक्ट ऑप्शन ऑन द basis of the following statement. Payment of 20% profit to Mrs. Daya is application of income. क्या दया को जो 20% प्रॉफिट फर्म दे रहा है क्या वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है? नहीं नहीं नहीं, वो है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, वो एप्लीकेशन नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि फर्म ने पहले कमाया फिर दया को दिया, नहीं नहीं, वो तो फर्म के कमाने के पहले ही दया का ओवरराइडिंग टाइटल है उसके ऊपर, क्योंकि फर्म को चलाने का कंडीशन ही क्या है, फर्म को चलाने का कंडीशन ही ये है कि फर्म तब चल सकता है अगर 20% प्रॉफिट उसकी वाइफ को चले जाएगा, तो ही फर्म चल सकता है, नहीं तो फर्म चल ही नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। देयरफॉर ये स्टेटमेंट गलत है। पेमेंट ऑफ 20% प्रॉफिट टू मिसेस दया इज एप्लीकेशन, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, पेमेंट ऑफ एलिमनी बाय गौतम टू हिज एक्स वाइफ इज डाइवर्जन ऑफ इनकम, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अब जो गौतम अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी दे रहा है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, वो डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, वो तो एप्लीकेशन है। पहले गौतम ने वो 10,000 की सैलरी कमाया फिर उसने अपनी वाइफ को दिया। जस्ट बिकॉज उसने अपनी कंपनी को बोल दिया कि मेरी वाइफ को 10,000 रुपए हर महीने एलिमनी दे दो, इसका मतलब 10,000 रुपए पे उसको टैक्स नहीं भरना, ऐसा नहीं है। वो 10,000 रुपए उसकी इनकम है, फिर उसने अप्लाई किया, ठीक है। तो जो गौतम कर रहा है वो डाइवर्जन ऑफ इनकम नहीं है, उल्टा उल्टा आंसर दे दिया इन्होंने, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है गलत है गलत है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है यहां पर जो मेरे जिम्मेदारी में आता है, वो है ये, व्हाट आर द यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द डिपॉजिट अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 रेलेवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अब देखो, डिपॉजिट अकाउंट में उसने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है, उसमें से कुछ विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? 10 लाख रुपए, ठीक है। पहले आप डिपॉजिट करते हो नाबार्ड के अंदर और फिर बाद में आप विड्रॉ करके उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हो। अब देखो जरा, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे गवर्नमेंट ने। अगर आप विड्रॉ करते हो, विड्रॉ करके आप ऑफिस में रखने वाली मशीनरी नहीं खरीद सकते हो। अगर विड्रॉ करके ऑफिस में रखने वाली मशीनरी खरीदोगे तो डीम्ड इनकम हो जाएगा। और कितना डीम्ड इनकम हो जाएगा? 40% डीम्ड इनकम होगा, पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि टी के केस में सिर्फ 40% ही टैक्सेबल होता है, पूरा 100% टैक्सेबल नहीं होता है। अगर आप बिजनेस में हो ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया तो ओनली 40% इज टैक्सेबल, तो डीम्ड इनकम भी सिर्फ 40% ही होगा। बी वेरी केयरफुल।
तो यहां पर 10 लाख रुपया जो विड्रॉ किया है उसका क्या होगा? पहला वाला उसने 6 लाख रुपया यूज किया टू परचेज अ नॉन डेप्रिशिएबल असेट। सर अलाउड है? ये अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉन डेप्रिशिएबल असेट आप खरीद सकते हो, ठीक है। आप ऑफिस में रखने वाली मशीनरी नहीं खरीद सकते हो, गेस्ट हाउस में रखने वाली मशीनरी नहीं खरीद सकते हो। ये कुछ मशीनरीज को गवर्नमेंट ने मना किया। कंप्यूटर भी खरीद सकते हो, यहां तक कि आप कंप्यूटर भी अलाउ किया है, जाकर चेक करना 33 ए भी कंप्यूटर अलाउ किया है। ऑफिस में रखने वाली मशीनरी नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, इट इज नॉट अलाउड। सेकेंड, तो ये 3 लाख रुपया का डिडक्शन, ये 3 लाख रुपया आपके हाथ में डीम्ड इनकम हो जाएगी, लेकिन सिर्फ 40% ही टैक्सेबल होगा। तो 3 लाख का 40% कितना हो जाता है वो देख लेना आप, ठीक है, 1,20,000। उसके बाद अगर आपने पैसा विड्रॉ किया तो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। आपने कब विड्रॉ किया? 25 जन 2024, तो आपको 31 मार्च 2024 तक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज कर देना चाहिए। आपने देखो लास्ट केस में 5 दिन से डिले कर दिया, तो यहां पर भी आपका 1 लाख रुपया डीम्ड इनकम हो जाएगा, 40% पे टैक्स लग जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मेरे हिसाब से आंसर इतना ही पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन देखो आप पढ़ोगे तो उतना ही क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द इनकम टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल। विड्रॉल का इनकम टैक्स इंप्लीकेशन पूछा है, लेकिन इंस्टीट्यूट का अगर आप आंसर देखोगे तो उन्होंने पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया यहां पर कि कितना डिडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा। तो वो सम भी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अब वो क्वेश्चन में पूछा नहीं उन्होंने 33 एबी का कितना डिडक्शन मिलेगा वो भी सॉल्व कर दिया है। तो देखो 33 एबी का जो फॉर्मेट होता है ना, वो मैंने आपको क्लास में भी बताया है, क्लास में आपने मेरे साथ पढ़ाई है। सबसे पहले जितना भी आपने कमाया वो लिख देने का, ठीक है। 50 लाख रुपए आपने कमाया, ठीक है। अब उसमें से कितना डिपॉजिट किया आपने नाबार्ड में? 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया, तो डिडक्शन कितने का मिलता है? अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लोअर। अब अमाउंट डिपॉजिटेड आपका 10 लाख है, अब 40% ऑफ पीजीबीपी कितना आ जाएगा आपका? 20 लाख रुपया आ जाएगा। विच एवर इज लोअर कितना हो गया? 10 लाख। तो आपको 10 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। ये 40 लाख रुपीस की आपकी इनकम हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको रूल 8 अप्लाई करना है। रूल 8 अप्लाई करने का मतलब यह है कि इसके बाद आपको इसको पहले 40-60 करना पड़ेगा। 40-60 मतलब कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जेम्प्ट है, वो पहले वो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, रूल 8 अप्लाई करके। अब 40% कितना होता है? 40 लाख का, 40 लाख का 40% होता है 16 लाख, और ये 24 लाख। ये 24 लाख तो एग्जेम्प्ट है, इसको छोड़ दो। अब ये 16 लाख में से आपका जो पिछले साल का लॉस है कितना है? 15 लाख रुपए का लॉस है, वो आप यहां से माइनस करोगे तो 1 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी इनकम हो जाएगी। यहां पर आप चेक करो, वही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्मेट में ये सम सॉल्व किया जाता है। देखा जाए तो ये सेम सम हमने क्लास में सॉल्व किया है, सेम विथ सेम नंबर्स। मैं अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपनी क्लास के अंदर ये सेम क्वेश्चन अपने बच्चों के साथ सॉल्व किया था रेगुलर बैच के अंदर, वो भी सेम नंबर्स के साथ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं अभी। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। और इस क्वेश्चन बैंक में अगर आप पांचवा या छठा क्वेश्चन देखोगे तो देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। अमाउंट भी वही डाला है, 10 लाख विड्रॉ किया है, 6 लाख विड्रॉ किया, 3 लाख विड्रॉ किया, 1 लाख। पहला 6 लाख नॉन डेप्रिशिएबल असेट, फिर दूसरा ऑफिस प्रीमाइस में यूज किया, तीसरा 5 अप्रैल को यूज किया। दिख रहा है आपको? सेम क्वेश्चन। और मैंने उसको क्लास में बोला भी था कि 5 स्टार कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम। हो सकता है ऊपर थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंज हो, वहां 50 लाख था, यहाँ 60 लाख है, वहां 10 लाख डिपॉजिट कर रहे थे, यहाँ 11 लाख, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा पहला पार्ट था, और मैंने अपना पार्ट इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर कंप्लीट कर दिया है। जो भी मुझे डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था वो मैंने बता दिया। अब आपको आकर बाकी के टीचर्स आकर अपना अपना पार्ट समझाएंगे, ठीक है। आई होप इट वॉज गुड फॉर यू ऑल, टेक केयर ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से हम लोग सारी केस स्टडीज कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा, हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं सी ए राजकुमार आपके लिए जीएसटी वाला कंटेंट लेकर हाजिर हो गया हूं इस आईवीएस के अंदर। यहाँ ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है कि स्टडी नंबर 7 के अंदर, ये हमारे जीएसटी से रिलेटेड है।
इस पर बेस्ड हमारे पास एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर हमने करने हैं। और ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर हमारे जीएसटी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक, तो इस कंटेंट पर मैं आऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ रखा है तो मुझे पता है इट इज बेस्ड ऑन जॉब वर्कर कॉन्सेप्ट जो सेक्शन 19 में दिया हुआ है। तो हम पहले जो सेक्शन नंबर 19 है उसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद केस स्टडी को भी पढ़ेंगे और उसके जो एमसीक्यू हैं उनका भी आंसर करके चलेंगे। सो आइए हमारे साथ में, आप नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। ये है यहां पर क्विक रिव्यू ऑफ सेक्शन नंबर 19 प्लस सेक्शन नंबर 143 प्लस आपका यहां पर एक रूल भी आता है और रूल नंबर है आपका 45 करके। कहने को 2 एमसीक्यू हैं, लेकिन उनका आंसर करने के लिए हमें ये इकट्ठे कंटेंट की आवश्यकता है। सीधी बात करें तो ये है अपना जॉब वर्कर का कॉन्सेप्ट, और ये तीनों के तीनों सेक्शंस एंड रूल्स मैंने अपनी बुक में आईटीसी के चैप्टर में इकट्ठे करके दे रखे हैं। इसमें बताया जाता है कि देखिए यहां पर आपका कोई बंदा है सप्लायर, ठीक है, और ये अपना गुड्स भेजता है किसी जॉब वर्कर के पास में, जॉब वर्कर के पास भेजा है। तो भेजते समय क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, तो यहां से आप इनपुट भेज सकते हैं, यहां से आप इंटरमीडिएट गुड्स भेज सकते हैं, यहां से आप कैपिटल गुड्स भी भेज सकते हैं, वो भी भेज सकते हैं। भेजते समय आपको ध्यान रखना है कि ये घटना आपकी सप्लाई नहीं बनती है, ट्रांसफर टू जॉब वर्कर सप्लाई नहीं बनता है। इसका मतलब यहां पर कोई जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इस पॉइंट पर कोई किसी प्रकार का इनवॉइस भी इशू नहीं होगा, रेदर यहां पर एक ट्रांसफर चालान ये बनाया जाएगा, यहां पर ये ट्रांसफर चालान मालिक बनाया जाएगा। ठीक है जी, और इसमें आके हम आपको बता दें कि ई वे बिल यहां पर आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि ई वे बिल के प्रोविजंस ये कहते हैं कि ट्रांसफर टू जॉब वर्क जब हम करते हैं और अगर वो मान लीजिए आपका इंटर स्टेट हो रहा है तो ऐसे में ई वे बिल आपका मैंडेटरी होता है, वैल्यू हमें नहीं देखनी होती है। राइट, यस सर। इसके साथ साथ कुछ और भी बातें निकल के आती हैं। यहां पर हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन टू डिपार्टमेंट भी देनी होती है कि हमने कब जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया, कब वो वापस लौट के आया एंड ऑल। इंफॉर्मेशन टू डिपार्टमेंट जो देनी होगी वो ITC 04 करके फॉर्म होता है। मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर दिखाऊंगा उस फॉर्म को कैसे करना होता है। और इसमें बताना है कि भाई आपने जो गुड्स गया है ट्रांसफ़र टू जॉब वर्कर जो किया है एंड रिटर्न बैक जो आया है, या आपने वहाँ से जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से डायरेक्ट ही सप्लाई कर दिया है एटसेट्रा, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है फॉर्म नंबर ITC 04 में। ये फॉर्म की जो टाइम लिमिट है वो क्या है सर जी? जहाँ तक टाइम लिमिट का सवाल है तो इसमें 2 कैटेगरी बना रखी हैं कि आप छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं। अगर आपका जो टर्नओवर है अप टू 5 CR तक का है तो फिर आपको ये देना है एनुअल फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर आपका जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है 5 CR से तो फिर आपको ये देना होगा यहाँ पर आपको ये देना होगा हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी पर। यस सर, हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी पे आपका जाएगा एंड ये जाता है आपका 25th डे तक इसकी सूचना दे देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पूरा ये अपना साल खत्म हो तो साल खत्म होने के 25 दिन के भीतर भीतर आपको ये ITC 04 यहाँ अपडेट करना होता है वेबसाइट पर जाकर। इतनी सारी बातों के बीच में अब यहाँ से देखते कि हमने गुड्स भेज तो दिया, बड़ी शिद्दत के साथ में हमने इसको भेजा है कि भाई सप्लाई नहीं बना, चलान बनाकर भेजा, ई-वे बिल बनाकर भेजा है एंड ऑल। अब यहाँ से इसके लौट के आने की भी एक समय सीमा होती है कि लौट के आजा मेरे मीत, तो चलो भाई लौटा के लाइए।
यहां से ये लौट के आता है, यस, रिटर्न बैक होगा, या फिर हम इसे डायरेक्ट सप्लाई भी कर सकते हैं फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। क्यों? क्योंकि सरकार इस पे कंट्रोल लेना चाहती है कि बेटा वापस लौटा के लाओगे काम खत्म होने के बाद में, तो यहां से आके सप्लाई करोगे आप, तो उस समय सरकार को जीएसटी मिल जाएगा। या फिर वापस लेके नहीं आ रहे हो तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही यहीं से बेच बाच दो, मालिक तो सप्लायर है, जीएसटी तो यही भरेगा, तो यहीं से आप बेच दो इसको, तो सरकार को जीएसटी मिल जाएगा। क्योंकि सरकार ने आपसे ना इस पॉइंट पर, यहां जब रिमूवल किया था जॉब वर्कर को, तो वहां आपसे जीएसटी नहीं लिया है, सप्लाई नहीं माना है, क्योंकि अभी काम चल रहा था, प्रोसेस चल रही थी, वही प्रोसेस बाहर न करा के खुद अंदर करते तब भी तो अभी सरकार को जीएसटी कहां मिलने वाला था। तो सरकार ने थोड़ा सा कंट्रोलिंग सिस्टम लगाकर दूसरे के प्रीमाइसेस में अपना गुड्स भेजने की इजाजत आपको दे दी, लेकिन साथ में यह भी निश्चित करेंगे कि फाइनली सरकार को उस पर जीएसटी मिला है या नहीं मिला है। तो रिटर्न बैक हो या फिर डायरेक्ट सप्लाई कर दी जाए जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से, और इसके लिए समय सीमा जो रखी गई है वो है साहब 1 ईयर। 1 ईयर का समय दिया गया है आपके इनपुट के लिए। अगर हम बात करते हैं यहां पर आकर फॉर इनपुट्स, तो समय सीमा है इसकी 1 ईयर, और अगर हम बात करते हैं फॉर कैपिटल गुड्स, तो इसमें टाइम लिमिट दी गई है, अपनी भगवान झूठ ना बुलाए, 3 ईयर्स। हालांकि इसमें एक्सटेंशन भी पॉसिबल होते हैं, इसमें 1 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाता है और इसके अंदर 2 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर एक्सटेंशन की बात क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो आप ओरिजिनल टाइम लिमिट को ही कंसीडर करके चलते हैं। अब यहां पर एक सवाल निकल के ये आता है कि व्हाट इफ, क्या होगा। अब सवाल निकल के आता है कि व्हाट इफ गुड्स जो है वो आपका नॉट रिटर्न्ड है या नॉट सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। ना तो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से वो आपका आगे सप्लाई किया जा रहा है और ना ही वो आपका यहां से रिटर्न बैक होके आ रहा है, तो ऐसे वाले केस में आप क्या करके चलोगे सर जी। तो यहां पे बड़ा सख्त सा कदम उठाया है। यहां पर एक बड़ी भयानक सी बात उन्होंने बोली कि अगर ये टाइम से लौट के नहीं आ रहा है और ना ही आप इसे वहां से बेच बाच रहे हो, तो इसका मतलब वी ट्रीट इट, सरकार कहती है कि वी ट्रीट इट एज धोखा, कि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपने हमें यहां पर धोखा दिया है। अरे जिस दिन आपने रिमूवल किया था ना जॉब वर्कर के लिए, वो तुम्हारा सिर्फ एक नाटक था, तुमने तो असल में उसे कहीं बेच बाच दिया। अगर जॉब वर्कर पर जाता तो अब तक लौट के नहीं आ जाता। सरकार ने ऐसा इल्जाम लगा दिया, तो गुस्से में आके सरकार ने कह दिया इफ नॉट रिटर्न विद इन टाइम और नॉट सप्लाइड विद इन टाइम देन इट शैल बी डीम्ड सप्लाई ऑन द डेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम सप्लायर प्रीमाइसेस। हम इसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि जिस दिन आपने जॉब वर्कर के लिए इसे रिमूव किया था, उस दिन आपने जॉब वर्कर को नहीं, उस दिन आपने इसकी सप्लाई कर दी थी। ओ भाई साहब, ये था आपका, मान लीजिए 2023 था या 2024 कर देते हैं, ये आपका 2024 करके था साहब, ठीक है। तो इसके 1 साल बाद यानी कि 2025 में जाकर ये इस तरह की हम गुस्सा कर रहे होंगे कि लौट के नहीं आया, लौट के नहीं आया, लौट के नहीं आया। तो 2025 में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि उस दिन मानेंगे, यानी कि इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा वो 2024 का निकल के आएगा। और आज हम कहां पर खड़े हैं, आज इस पॉइंट पर खड़े हो रहे होंगे हम 2025 में, तो बैक डेट से जाकर का टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दिया गया, यानी कि अब इसके ऊपर जीएसटी भी भरना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। किसे? मालिक को, सप्लायर को यहां पर यह सब भरना पड़ जाएगा। तो टाइम से लौटा के ले आना बहुत अच्छी बात है, टाइम से लौटा के नहीं लाओगे तो जिस दिन रिमूवल किया था उस दिन डीम्ड सप्लाई कंसीडर करते हुए आपको जीएसटी भरना पड़ जाएगा, और वो भी ब्याज के साथ भरना पड़ेगा, ईयर्स का ब्याज आपके ऊपर लग जाएगा मालिक। ठीक है जी, हाँ सर जी ठीक है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, ऐसा भी पॉसिबल है कि गुड्स एक जॉब वर्कर के यहां से
दूसरे जॉब वर्कर के यहां पहुंच जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो आपको इस रूट की भी जानकारी देनी पड़ेगी आईटीसी 0 फॉर्म के चलते हुए, और जब वहां से वापस लौट के आएगा या फिर वहां से सप्लाई किया जाएगा, उस बात की जानकारी भी आपको आईटीसी 0 4 फॉर्म के अंदर देनी होती है। यानी कि जॉब वर्कर का पूरा जो स्ट्रक्चर है कि यहां से यहां पर गया, यहां से यहां गया, यहां से लौट के आया, या फिर इधर से लौट के आया, या फिर यहां से सप्लाई कर दिया, यहां जो भी आपने घटना घटित हुई है, लौट के आया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आईटीसी 04 फॉर्म के अंदर आपको इस फ्रीक्वेंसी पर देनी होती है। ऐसे करके मालिक हमारी यहां पर बात कर दी जाती है। राइट बेबी? यस सर। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहां पर और अपडेट कर देता हूं, क्योंकि उस पर बेस्ड एमसीक्यू तो नहीं है, पर आ जरूर सकता है कि जॉब वर्कर ने ये जो अपनी प्रोसेस यहां पर लगाई है ना भाई, ये वाली जो प्रोसेस लगाई है, इसकी अपनी जो खुद की एक्टिविटी है, जॉब वर्कर की जो एक्टिविटी है, जॉब वर्कर्स एक्टिविटी जो है, इसे आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हो कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं? सर जी, हमारे पास शेड्यूल नंबर 2 आता है सप्लाई चैप्टर के अंदर, और उसमें बात अच्छे से बता रखी है कि जॉब वर्कर एक सर्विस है। जैसे गदर एक प्रेम कथा है, ऐसे ही जॉब वर्कर एक प्रकार की सर्विस होती है। इधर मैंने माना कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बट फिर भी हम इसे सर्विस का ही स्टेटस यहां देकर चलते हैं। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है? तो इसके लिए एग्जम्पशन के नाम पर सिर्फ एक एग्जम्पशन है। अगर मान लीजिए जो आया था वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, और प्रोसेस होने के बाद भी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेस्पेक्ट में जो जॉब वर्क किए जाते हैं उन पर तो जीएसटी नहीं आता है। और अदरवाइज अगर कोई केस बनेगा तो जॉब वर्कर की एक्टिविटी पर भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने इसलिए बताया बिकॉज यहां पर कुछ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर चीजों की बात की जा रही है, प्रोसेस्ड टी, अनप्रोसेस्ड टी या रॉ टी, इनकी बात यहां पे करी जा रही है। तो हो सकता है कि एक तीसरा एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इस पर बेस्ड होकर हाई चांसेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर का मैटर यहां जॉब वर्क से संबंध में आ रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर ही रहा फिर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एग्रीकल्चर आया था, रॉ टी आई थी, टी लीव्स आई थी, सीधे खेतों से उठकर आई थी, बागानों से उठकर आई थी, और यहां पर आकर अब प्रोसेस्ड टी हो गई है, तो प्रोसेस्ड टी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रह जाती है, तो उस केस में जीएसटी लगा दिया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर जी, ठीक है। अब आइए आप ये केस स्टडी को पढ़ के देखते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है। ये है बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड करके है, और हमें इस बात की जानकारी हमने पहले शुरू में देख लिया था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है जीएसटी का, वो महाराष्ट्र में ये कंपनी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। और क्या क्या जानकारी आपको मिल रही है यहां पर आकर, मैं अपना रेलिवेंट पॉइंट पढ़ता हूं इसमें। मिस्टर प्रभुदेवा हैड इन्फॉर्म्ड सीए प्रू अबाउट टू peculiar transaction related to GST which he wanted to discuss in the presence of Mr. Murli Lal related to Bansuri Private Limited. In one of the cases, they send raw tea leaves to their registered job worker under GST. Mr. Sharma, ये दूसरे शर्मा जी हैं, मिस्टर शर्मा इन मैंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका को भेजा है। एंड फर्दर द प्रोसेस्ड फ्लेवर्ड टी विच इज फर्दर डिलीवर्ड टू होलसेलर इन तेलंगाना फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस इन मैंगलोर itself with invoice and e-way bill being issued by the company's department from Mumbai office. तो इन्होंने ये बोला है यहां पर आकर कि ये जो भाई बांसुरी की यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना कुछ गुड्स इधर जॉब वर्कर के पास में भेजा है, और उसके बाद फिर यहां से ये किसी होल सेलर के पास में चला गया है। तो इधर इस घटना पे जीएसटी नहीं आने का आपको पता है, सप्लाई टू जॉब वर्कर, लेकिन जब होलसेलर को यहाँ डिलीवर कर दिया है तो हमने इसको सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा और इस पर जीएसटी यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं जी,
जी, आगे बोलते दे हैड सेंट अ स्पेशल लॉट ऑफ टी रोसा टू अनदर जॉब वर्कर मिस्टर शक्तिपुरी इन रतलाम फॉर मेकिंग फ्लेवर्ड टी एज पर द डायरेक्शंस गिवन। तो इन्होंने टी रोसा भेजी है जॉब वर्कर को, शक्तिपुरी को। अच्छा, तो यहां से हो गया भाई साहब, ये इनका कोई दूसरा जॉब वर्कर है और इसका नाम है शक्ति कपूर, नहीं, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी, इन दोनों के नाम से एक बनाया है शक्तिपुरी। ठीक, ओके, ये भी एक जॉब वर्कर हैं और यहाँ भेजी गई है टी रोसा और इससे शायद कुछ बनाने की बात करी जा रही है, फ्लेवर्ड टी बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड उसके बाद में फर्दर, ड्यू टू अ डिक्लाइन इन द मार्केट ऑफ फ्लेवर्ड टी दे सेंट फ्रेश नॉर्मल अनप्रोसेस्ड टी विद न्यू इंस्ट्रक्शंस टू जॉब वर्कर टू होल्ड द अर्लियर कंसाइनमेंट टिल अ बायर इज फाउंड। तो यहां पर आकर इन्होंने कहा कि काम करते हैं भाई, देखो इसकी जो डिमांड है ना उसमें डिक्लाइन आई है, इसकी डिमांड में आई डिक्लाइन, तो इसको डाल दिया इन्होंने होल्ड पे कि अभी कुछ मत करो, इसका अभी कुछ मत करो, जैसी डिमांड है उसके हिसाब से हम आपको कुछ और मटेरियल भेज रहे हैं, आप उसे प्रोसेस करके उसे बेचना। तो कुछ न्यू मटेरियल, कुछ एक रॉ लीव्स वगैरह हैं वो इन्होंने यहाँ पर भेजी हैं, इनसे बनाया जाएगा। और ये वाला जो स्टॉक है, न्यू स्टॉक जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से बेचा जा रहा है, इसकी डिमांड मार्केट में है। अच्छा जी, दे सेंट फ्रेश नॉर्मल अनप्रोसेस्ड रॉटी with new instruction to job worker to hold earlier consignment and stock till buyer is found. The new stock is easily sold, but the old stock remained in godown of job worker over 1 year. CPRO guides them properly about the tax treatment of these. वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हो गया, लेकिन इसको मोर देन 1 ईयर हो जाता है। हो। अब बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आई? क्योंकि हमें पता था जो भी जॉब वर्कर के यहाँ पर काम हो जाता है उसका 1 साल के भीतर भीतर यहाँ पर ट्रीटमेंट इनको देना पड़ेगा। या तो आप इसे यहाँ से बेच बाच देते या वापस ले आते, आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया तो सरकार पे बीच का रास्ता निकालती है, इसे डीम्ड सप्लाई कंसिडर कर लेती है। कौन सी डेट पर? जिस दिन आपने इसे भेजा था उसी डेट पर यहाँ पर आकर सरकार डे 1 पर लौट के आ जाती है कि जिस दिन आपने भेजा था ये डीम्ड सप्लाई थी, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा और वो भी विद इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किससे भरना पड़ेगा? अरे इसको भरना पड़ेगा। जॉब वर्कर क्या मतलब बेचारे का? जॉब वर्कर जीएसटी इस पर बिल्कुल भी नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा, ये भरेगा। बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड यहां पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। हां, इसमें एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, मतलब मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं जो एमसीक्यूज दे रखे हैं। इन्होंने बताया है कि आपका जो जॉब वर्कर है वो रजिस्टर्ड है। जो वेस्ट एंड स्क्रैप होती है, देखिए जो फाइन प्रोडक्ट है उस पे तो ऑलवेज सप्लायर ही जीएसटी भरता है, लेकिन जो वेस्ट एंड स्क्रैप होती है उसमें अगर ये जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, फर्क पड़ता है। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वेस्ट एंड स्क्रैप पे वो भर देता है, और अगर अनरजिस्टर्ड है जॉब वर्कर तो ये भर देते हैं। तो वेस्ट एंड स्क्रैप पर 2 प्रकार की बात हो जाती है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है आपका बनके तैयार हुआ है उस पर कोई दोहरी बात हो ही नहीं सकती है, उस पर यही भर के चलेंगे। क्योंकि जनरली अमूमन आप देखते हैं कि जो वेस्ट एंड स्क्रैप होता है वो जॉब वर्कर से ही बिलोंग करता है। टेलर के पास जाते हो शर्ट सिलवाने के लिए, कपड़ा देकर आए, शर्ट लेकर आ जाते हो, जो कपड़े में से कटिंग्स निकलती हैं क्या उनको भी थैले में भर भर के लाते हो अपने साथ में? डांसर नो, वो वेस्ट बेसिकली उसी का हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे करके बात करते हैं यहां पर आकर। ठीक है सर जी, तो इस पर डीम्ड सप्लाई बनेगा और ये यहां पर खुद ही इसका जीएसटी का पेमेंट करके चलेंगे। ओके बेबी, यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जो फॉर्म की मैं बात कर रहा था ना आपसे, ITC 04 करके जो फॉर्म था अपना, उसकी बात करते हैं।
984096। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इधर आकर अपना सर्विसेज पे आए और सर्विसेज पे आके रिटर्न्स पे आते हैं। और रिटर्न्स पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है आईटीसी फॉर्म का। आईटीसी फॉर्म को मैंने खोल लिया है। यहाँ पर कई सारे फॉर्म आ रहे हैं, आईटीसी 01, आईटीसी 02, आईटीसी 02A, आईटीसी 03 एंड आईटीसी 04। डिटेल ऑफ गुड्स या कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर एंड रिसीव्ड बैक, जो गया और आया उसकी पूरी जानकारी यहाँ देने की बात वो करके चल रहे हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन, इसको यहाँ पे करके चलते हैं हम। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए हमने ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आकर सिलेक्ट अपना कर लिया है। उसके आगे फिर हम आते हैं तो हमें ये रिटर्न पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये अभी लोड हो रहा है, रुको जरा एक मिनट वेट करना पड़ेगा, इट्स लोडिंग। यस हो गया, ये लोड हो गया है और मेरे सामने ये निकल के यहाँ आ जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, डिटेल ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्क इंक्लूड्स इनपुट कैपिटल गुड्स व्हाटएवर डायरेक्टली सेंट टू प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर। जो भी आपने जॉब वर्कर को इनपुट इंटरमीडिएट गुड्स या कैपिटल गुड्स भेजें उनकी जानकारी आपको इस टैब में देनी होगी। डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर टू हुम गुड्स वर सेंट। जिस जॉब वर्कर को आपने भेजे थे ओरिजिनल जॉब वर्कर, उससे जब वापस लौट के आता है 1 साल या 3 साल के भीतर भीतर, तो आपको जानकारी यहां देनी है। उसके बाद डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स रिसीव फ्रॉम द जॉब वर्कर अदर देन द जॉब वर्कर टू होम सच गुड्स वर ओरिजिनली सेंट। मैंने इस जॉब वर्कर को दिए, इसने किसी अलग जॉब वर्कर को दिए, तो जब वहां से लौट के आएगा उसकी बात कर रहा है, यानी ओरिजिनल जॉब वर्कर से नहीं, अनदर जॉब वर्कर से लौट के आपके पास में आ रहा है। डिटेल ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर अदर देन द जॉब वर्कर टू होम सच गुड्स वर ओरिजिनली सेंट एंड लॉसेस एंड वेस्ट, उसका भी जिक्र यहाँ पे करना होता है। एंड लास्ट वन इज डिटेल ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर एंड सब्सिक्वेंटली सप्लाइड फ्रॉम द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। तो जो आपने जॉब वर्कर को भेजा और जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली जो आपने सप्लाई कर दिया है उसकी डिटेल यहां पर है। तो बाबू मेरे, जाने की डिटेल, वापस आने की डिटेल, चाहे ओरिजिनल से हो या दूसरे वाले जॉब वर्कर से हो, और अगर आपने जॉब वर्कर से प्रीमाइसेस से ही रवाना कर दिया है उसकी डिटेल, तो जॉब वर्क के सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है आपका फॉर्म नंबर ITC 04 करके। मैं क्लिक करता हूं उसके ऊपर आकर। यहां पर हमसे पूछ रहा है क्या भला, जॉब वर्कर टाइप बताइए। जॉब वर्कर टाइप में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है। अगर मेरा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो मुझे ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन उसने कराई रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट वही मेंटेन करके चलेगा, है ना। वेस्ट एंड स्क्रैप वगैरह कुछ बचा तो उस पर वही ड्यूटी का पेमेंट करके चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड होता है तो उस केस में जो प्रिंसिपल आदमी है उसकी परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। उसे अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस को शो करना होता है एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ताकि सरकार को उस पर नियंत्रण बना रहे। जो यहाँ पर वेस्ट एंड स्क्रैप होगा उस पर भी ड्यूटी का पेमेंट, टैक्स का पेमेंट इस बंदे को ही, यानी कि प्रिंसिपल को ही करना होता है। साथ में जो बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह हैं, जो पूरी रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है, वो जिम्मेदारी भी यहाँ सप्लायर के ऊपर ही होती है। परंतु गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि हमारा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, हमने यहाँ रजिस्टर्ड कर दिया है, तो कह रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। जब GSTN एंटर्ड सप्लायर GSTN, चालान नंबर, चूंकि चालान बन के वहां पे जाता है, इनवॉइस नहीं बनता जब जॉब वर्कर को हम माल सेंड करके चलते हैं। एंड उसके बाद में चालान की डेट क्या है, गुड्स का टाइप बताइए, आपका इनपुट था, कैपिटल गुड्स था, क्या था, डिस्क्रिप्शन यहां पर आएगा। जो क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी का मेजरमेंट क्या, लीटर में मेजर की जाती है आपकी क्वांटिटी या मीटर में मेजर की जाती है, तो वो यहां पर क्वांटिटी आ जाती है। एंड एग्जैक्टली नंबर कितना है क्वांटिटी का, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, और जो टैक्स वगैरह कुछ बनता है तो वो बताइए आप यहाँ पर कि किस तरह से बात आप ये करके चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन पूछा जा रहा है। अच्छा जी जी, तो इस प्रकार से ये आप सेव और सबमिट करेंगे, DSC लगाएंगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद में फिर यहां से पूछ रहा है कि डिटेल ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर। जब जॉब वर्कर से लौट के आएगा, आने की समय सीमा होती है 1 साल या 3 साल विद एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन की बात ना दे रखी हो तो मैं एक्सटेंशन को नहीं मानकर चलूंगा, ठीक है जी।
तो इसमें बोलते हैं कि ठीक है जॉब वर्कर टाइप बताइए, हमने कहा रजिस्टर्ड था हमारा जी, तो GSTN बताइए, सप्लाई नेम वगैरह सब अपना यहाँ पर आ जाएगा, ये ओरिजिनल चलान नंबर आ जाएगा। चलान नंबर इशूड बाय द जॉब वर्कर, जब जॉब वर्कर के पास से हमारे पास लौट के आएगा तो चलान वो इशू करेगा, तो उसका चलान नंबर क्या है, चलान की डेट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स क्या है, क्वांटिटी यूनिट मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, किस तरह का जॉब वर्क हुआ था, वो सारी बात आपको बतानी पड़ेगी। साथ में कुछ लॉसेस और वेस्ट हैं तो वो भी बताइए। क्यों? क्योंकि अगर 100 यूनिट आपने भेजी थी और बन के आ रही हैं आपके पास में 90, 10 वेस्ट में चली गई, उसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी, वरना आरोप ये लगा दिया जाएगा कि गई थी 100 आई हैं 90, तो 10 जो बची हैं वो डीम्ड सप्लाई टू सप्लायर के हैंड में अपना आ जाएगा। तो वैसा ना हो तो आप प्रॉपर तरीके से यहां पर बताइए क्या वेस्ट, क्या इस तरह से बात करी जा रही थी। उसके बाद में अगर अनदर जॉब वर्कर से लौट के आएगा तब भी यही सीन रहेगा, और अगर आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से बेच दिया है अपने गुड्स को तो उसकी डिटेल आप इधर आकर यहां देकर चलेंगे। क्या जॉब वर्कर आपका रजिस्टर्ड था? हाँ रजिस्टर्ड था, तो GSTN आइए, सप्लायर का नेम, चलान नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल चलान नंबर, इनवॉइस नंबर इन केस ऑफ सप्लाइड फ्रॉम प्रेमाइसेस ऑफ अ जॉब वर्कर इशूड बाय द प्रिंसिपल। भले ही जॉब वर्कर के प्रेमाइसेस से बेचा जा रहा है लेकिन टैक्स तो प्रिंसिपल ही भरेगा ना, माल तो उसी का था ना, जॉब वर्कर ने तो बस काम किया है, तो इनवॉइस वो इशू करेगा, वो यहां पर आ जाएगा। साथ में बोल रहा है ओरिजिनल चलान नंबर, कि जब आपने रिमूव किया था उस दिन चलान भी आपका बना होगा, ताकि वहां से काउंटिंग भी की जा सकती है कि आप चलान जिस दिन बना था और वहां से इनवॉइस बनने की जो डेट है क्या 1 साल के भीतर भीतर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो भाई साहब फिर दिक्कत वाला काम है, अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो। उसके बाद में इनवॉइस डेट इन केस ऑफ सप्लाइड फ्रॉम प्रमाइस ऑफ जॉब वर्कर, उसकी डेट आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ जाएगा, यूनिट UQC आ जाएगा, क्वांटिटी आएगी, नेचर ऑफ जॉब वर्क डन बाय द जॉब वर्कर, लॉस वगैरह सारी डिटेल यहां पर अपनी आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ITC 0 फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है, जाने की, आने की और वहां से बेचने की, आगे फर्दर मूवमेंट की पूरी जानकारी सरकार आपसे यहां पर लेकर चलती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, फ्रीक्वेंसी में आता है सर जी यहां पर आकर 6 महीने और 1 साल, डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप यहां पर हैंडल कर रहे हैं चीजों को। अब इतना सब होने के बाद में अब नंबर आता है आपको पूछे गए क्वेश्चंस को लेकर। अब मैं तो जवाब नहीं दूंगा क्वेश्चन का, इनके जवाब तो आप ही देंगे। व्हाट वुड बी द GST ट्रीटमेंट ऑफ द स्टॉक लाइंग विद शक्तिपुरी। वो कह रहा है कि ये जो आपका स्टॉक था इधर आकर जो सेल नहीं हो पाया था, होल्ड पर चला गया था, और जिसको 1 साल से ज्यादा का समय भी बीत चुका है, तो यहां पर कौन सा प्रोविजन लगेगा। तो यहां पे प्रोविजन लग जाएगा आपका ये वाला कि अगर रिटर्न बैक नहीं होता है तो इसे धोखा समझा जाएगा और डीम्ड सप्लाई बन जाएगा ऑन द डेट ऑफ रिमूवल, और जो कंपनी है बांसुरी उसे यहां इस पर GST और इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा, ऐसे करके मालिक। ठीक है जी, तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हम तो पहले सही ट्रीटमेंट जानने के बाद ऑप्शन पढ़ रहे हैं। टैक्स पेबल बाई शक्तिपुरी, हाँ ये तो जॉब वर्कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। टैक्स पेबल बाई बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड, हाँ ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए था, इसमें और घुमाया जा सकता था। क्या कि ऑन द डेट ऑफ रिमूवल या ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, थोड़ा और इसमें मजा ले सकता था वो। कोई GST लायबिलिटी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। टैक्स पेबल बाई बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड, हाँ दे रखा है, ऑन इट्स रिमूवल फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ, दे दिया, मेरी मन की बात सुन ली, ऑन इट्स रिमूवल फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ शक्तिपुरी, जब शक्तिपुरी के यहां से ये 1 साल बाद जब रिमूव होगा तब टैक्स भरा जाएगा, ऐसी की तैसी। ये आंसर यहां पर सही है। इसमें आपका टैक्स तो अभी भरा जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, लेकिन ये आपका बन गया था, डीम्ड सप्लाई बन गया था उसी दिन मान लिया गया जिस दिन आपका ये वहां से रिमूव हुआ था। सो अकॉर्डिंगली इसका टाइम ऑफ सप्लाई बहुत पहले निकल चुका है, साल भर पहले, इसकी ड्यू डेट भी साल भर पहले निकल चुकी है। तो वहां से लेकर पेमेंट आज कर रहे हो आके 2025 में, तो आपको GST के साथ साथ इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। GST प्लस इंटरेस्ट की बात भी यहां पर करी जाएगी। और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते थे यहां पर आकर। खैर आगे, बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज्ड इन सेंडिंग raw tea leaves to job worker and selling processed tea after job work is performed. Which of the following form a return is to be filed by Bansuri Private Limited on GST portal? आगे बात समझ में, GST पोर्टल मैं यूं ही थोड़ा कराता हूं। GST पोर्टल हर बैच में, ये जो मैंने ITC 0 फॉर्म दिखाया है ये बैच में भी दिखा रखा है, मैंने इवन भर के दिखा रखा है वहां पे। तो
जीएसटी पोर्टल इन दिस रेस्पेक्ट। कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? ITC 043, अरे भाई साहब क्या बात करते हो, ITC 04 यहां पर आ जाएगा। तो फोर्थ का ए और थर्ड का बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड का बी टैक्स पेबल बाय बांसुरी और फोर्थ का ए ITC 04, ऐसे करके यहां पर आता है। रीजनिंग भी दे रखी है, हियर सेंडिंग ऑफ अनप्रोसेस्ड टी बाय बांसुरी प्राइवेट लिमिटेड टू जॉब वर्कर Mr. Shaktipuri in first lot will be deemed as supply and thus tax would be payable on the same by the company. कंपनी मतलब बांसुरी जो है उसके द्वारा यहां पर पे कर दिया जाएगा। और दूसरे का रीजन दे रखा ITC 04 is the prescribed return form under GST rules for giving account of goods sent on job work and received back. तो यहां पर आकर मेरा जीएसटी का कंटेंट समाप्त हो जाता है। आई होप आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और यहां तक भी कि अगर इन 2 MCQ के अलावा कुछ और आड़ा तिरछा MCQ बनाया, क्योंकि केस स्टडी तो नई शायद नहीं बनाएंगे, इन्हीं केस स्टडीज में से आपकी केस स्टडी आएगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके MCQs जो पूछे गए हैं उनमें बदलाव कर दिया जाए। तो मैंने आपको सिर्फ MCQ वाली बातें ही नहीं बताई हैं, और भी 4 MCQ यहां पर बनते हैं, तो उनका जवाब भी आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब मैं हैंड ओवर करता हूं अपने अगले सर को। थैंक यू सो मच। तो भाई आ गई है मेरी बारी। जो केस स्टडी 7 आरिश खान सर ने स्टार्ट किया आपके साथ आज, उस केस स्टडी को जो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है, मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास मैंने केस स्टडी का प्रिंट आउट ले रखा है, हम थोड़ा सा प्रिंट आउट वाले आदमी हैं, तो प्रिंट आउट ले रखा है मैंने। तो आइए देखो, केस स्टडी तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली। मोटा मोटा आपको केस स्टडी के बारे में सर ने भी बता दिया था कि हाँ इस तरह करके उन्होंने दोनों ने मिलकर कोई कंपनी बनाई, खेतीबाड़ी कंपनी करके बनाई, और दोनों कुछ काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित भी काम कर रहे हैं, फिशिंग और स्टॉक का काम भी कर रहे हैं। तो देखो, मैं अगर मान लो इस केस स्टडी को डील करता हूँ, तो मैंने तो रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने ये केस स्टडी पढ़ी नहीं है, बस मोटा मोटा देखा कि हाँ कोई 2 व्यक्ति हैं और दोनों मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी बनाई है, ऐसा ऐसा है। अगर मैं ये केस स्टडी को सॉल्व करता हूं, तो आपको इंपॉर्टेंट है कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। आपको 1 घंटा मिलना है, तो यानी उसी के अंदर पढ़ना है, उसी में ही लिखना है, उसी में सब काम करना है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, ये रही केस स्टडी। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा हिस्सा, ठीक है, कि मैं कैसे करने जा रहा हूं। और प्रोबेबली मेरे को लगता है कि सभी टीचर्स का भी यही हिस्सा तरीका होना चाहिए। तो देखो, ये मैंने पढ़ना शुरू किया, तो भाई ये तो मेरे लिए बहुत लंबा चौड़ा हो गया। मैंने सिर्फ ये देखा कि हाँ ये कहीं रिजाइड करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, एक्सप्लोर की उन्होंने नॉलेज वॉलेज, ये सब आपने प्रोबेबली आपको आरिश खान सर ने भी ये दिखाई होगी। तो मैंने हल्का सा इसको पढ़ना शुरू किया कि हाँ 2 इंडिविजुअल्स हैं और कुछ बिजनेस कर रहे हैं ये। आगे मैंने इसके अंदर चुपचाप पन्ना पलट दिया, मैंने नहीं पढ़ा ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज हाउ आई डिड। मैंने नहीं पढ़ा ये क्या लिखा हुआ है। पहले तो मुझे ये लग रहा था ये क्वेश्चंस हैं, वो बाद में मैंने जब देखा तो ये क्वेश्चन नहीं थे मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम के अंदर लगा शायद ये कोई क्वेश्चन है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा क्वेश्चन इसमें कि ये कुछ टैक्स की बात कर रहा है, ये कुछ और बात कर रहा है। यहां से स्टार्ट होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं अपने पास पहले आइडेंटिफाई करूंगा मेरे क्वेश्चन कौन कौन से हैं, FR के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ लिखा है, ये कोई टी बनाती है और डिडक्शन लेने वाली है अंडर इनकम टैक्स एक्ट और टी बोर्ड। मुझे इतने से पता चल गया कि इनकम टैक्स के अंदर ये डिडक्शन आती है, उसकी बात चल रही है। यानी ये क्वेश्चन किसका, टैक्स का, मेरा है नहीं है। ये ऑलरेडी आपने कहीं और डिस्कस कर लिया होगा, बट उन्होंने भी प्रोबेबली इस तरह से आइडेंटिफाई किए होंगे क्वेश्चंस। फिर दूसरे वाले में देखो, वो कहते हैं जी ये एप्लीकेशन ऑफ मनी इनकम है, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम है। तो ये भी झगड़ा जो है इनकम टैक्स का है, डाइवर्जन है कि नहीं है, ये भी टैक्स का पॉइंट है। जीएसटी ट्रीटमेंट है, ये जीएसटी का पॉइंट है। तो FR का तो कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। फिर उसके बाद एक और आ गया, ये जीएसटी पोर्टल के ऊपर कुछ पूछ रहा है कि क्या होगा ITC का, तो ये भी जीएसटी का सवाल आ गया। और ये बोर्ड मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स की बातें चल रही हैं, तो ये नहीं लॉ का पॉइंट आ गया, कॉर्पोरेट लॉ का आ गया। इसका मतलब एक भी MCQ FR का नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ गए। एनालाइज वेदर द एक्टिविटीज नरेटेड बाय CA पुरु टू बांसुरी देवी
with respect to खेती बाड़ी लिमिटेड fall within the scope of Ind AS 41 with proper reasoning। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आ गया। हमने पहले भी एक केस स्टडी की थी बाई चांस, उसके अंदर भी Ind AS 41 का ही क्वेश्चन था। तो मतलब मुझे यहाँ पर Ind AS 41 में मिल गया, तो मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन किसका है, ये FR का है। इसके अलावा इनकम टैक्स की इंप्लीकेशंस की बात चल रही है, ये भी टैक्स का पॉइंट है। और ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग में ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये ऑडिट का सवाल है। तो कुल मिलाकर मेरे एग्जाम में जो FR का पार्ट आया केस स्टडी में सिर्फ ये है। देखो, केस स्टडी तो मैंने पढ़ी हुई नहीं है, प्रोबेबली आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ ली होगी, और जब आप अपने पास केसेस का आंसर देना शुरू करोगे तो केस स्टडी तो आप गो थ्रू करोगे ही, ओके। बट मैं आपको फोकस्ड अप्रोच से कराना चाह रहा हूं, सिर्फ फोकस्ड अप्रोच से। क्या बोल रहा है, एनालाइज वेदर द एक्टिविटीज नरेटेड बाय CA पुरु टू बांसुरी देवी फॉल विद इन द स्कोप ऑफ Ind AS 41। तो इसका मतलब इस केस स्टडी में पक्की बात है, ऐसा कोई घटना हुई होगी जिसमें CA पुरु कथा सुना रहा होगा बांसुरी देवी को, जिसमें कुछ एक्टिविटीज की बात कर रहा होगा। तो मुझे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब ये कौन सी वाली बातें हैं, ये केस स्टडी में किस जगह पर ये जिक्र चल रहा है। कहीं ना कहीं तो उसने लिखा है कि भाई जब वो बता रहा है तो बताओ वो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है कि नहीं है। दूसरा, वो पूछ क्या रहा है, कहता है उन एक्टिविटीज में बताना है स्कोप ऑफ Ind AS 41 में क्या वो उसमें फॉल करता है कि नहीं करता। तो मुझे बताइए, क्या इसके लिए आपको स्कोप ऑफ Ind AS जानना पड़ेगा कि भाई हमारे को Ind AS 41 का स्कोप पता होना चाहिए। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, लास्ट टाइम में मैंने आपसे कहा था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो आप अपने साथ जो है अपने पास Ind AS का टेक्स्ट बुक जरूर लेकर जाएंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जब Ind AS की टेक्स्ट बुक आप ले गए तो ओपन बुक में FR का तो सारे केस स्टडी मैंने ऑलरेडी चेक कर रखी हैं, सभी केस स्टडीज आपके ओपन बुक में सिर्फ इन 2 किताबों से सॉल्व हो जाएंगी। आपने FR कब पढ़ा था, 5 साल पहले था पढ़ा था, 2 साल पहले पढ़ा था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर होना चाहिए कि आपको इनके अंदर Ind AS का एक बार गो थ्रू जरूर कर रखा हो आपने, ओके। तो अब मुझे बताइए इसमें Ind AS कौन सा खोलना है मुझको, 41, उसमें भी कौन सा एस्पेक्ट देखना है, स्कोप। आप सोच के बताओ स्कोप की चर्चा कहां पर होगी, बीच में कहीं होगी, एंड में कहीं होगी, 41 के अंदर कहां चर्चा होगी। सबसे पहले ही चर्चा 41 के अंदर स्कोप की होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं देखूं तो मेरे पास ये आ गया Ind AS 41, और Ind AS 1 को जैसे ही मैंने खोला सबसे पहले ही पॉइंट क्या आ गया, स्कोप, जिसमें वो कहता है दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। कहता है इन चीजों की अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो कितनी कंडीशंस हो गई, 2, यानी इन्हीं की बात करेंगे, और वो भी तब बात करेंगे अगर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। तो इसका मतलब आपका जो केस का आंसर होगा वो आपको देखना है कि आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। तो वो जो बांसुरी देवी और CA पुरु आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो इनसे संबंधित कोई आइटम है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और आपको इसके बारे में अगर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मीनिंग नहीं पता तो भैया रट्टा थोड़ा लगाना है, यहीं पे लिखा मिल जाएगा। डेफिनेशन में आओ तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, ये मैनेजमेंट ऑफ बाय द एंटिटी होती है। ध्यान रखना, ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है, एंटिटी कर रही है, ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एंड हार्वेस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल एसेट्स। अगर कहीं भी डाउट है किसी भी जगह पर, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखी है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, रिप्रोक्रिएशन that cause qualitative and quantitative changes in the biological assets। इसका मतलब हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट, यानी हम ये करते हैं, क्या करते हैं, प्राकृतिक ग्रोथ कराते हैं, ठीक है ना, नेचुरल ग्रोथ कराते हैं। ये प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, यानी नेचुरल ग्रोथ कराते हैं।
या हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। क्या हार्वेस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल एसेट। क्या मतलब होता है बायोलॉजिकल एसेट का, लिविंग एनिमल और प्लांट। हम बायोलॉजिकल एसेट से हार्वेस्ट कर रहे हैं फॉर सेल, फॉर कन्वर्जन इनटू प्रोड्यूस। यानी हम या तो बायोलॉजिकल एसेट यानी कोई एनिमल पैदा जो हुए थे वो फॉर सेल जनरेट कर रहे हैं, या कोई प्लांट जनरेट कर रहे हैं, या उसकी कोई कन्वर्जन कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इनटू बायोलॉजिकल एसेट्स। इसका मतलब कुल मिलाकर ये है। अब मुद्दे की बात ये है, आपको अपने पास ये पता चल गया, इससे रिलेटेड केस है। अब आप आ जाओ, ढूंढो केस स्टडी में किस जगह पर सीए पुरु बांसुरी देवी को ये प्रवचन सुना रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कथा में ऐसा होगा कि सीए पुरु बांसुरी देवी को कोई कथा सुना रहा है। तो देखना शुरू करते हैं और उसके अंदर भी आइडेंटिफाई करते हैं। पुरु टेल्स देम टू मेंटेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मेट्रो टाउन में काम करना है, और सम स्केल ऑफ बांसुरी देवी कुछ काम करेगी उसके अंदर। द स्टैंडर्ड जनरली रिक्वायर बायोलॉजिकल एसेट्स। ही टेल्स अस अबाउट द लो आ गया, ही टेल्स हर अबाउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द खेती बाड़ी। यही तो बात चल रही थी ना। वो कह रहा है एक्टिविटीज नरेटेड बाय सीए पुरु, ये लिखा हुआ है ही टेल्स सर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ खेती बाड़ी। तो मुझे फटाफट से अभी आपने एक एक करके आइडेंटिफाई करना है। तो भाई इनके बिजनेस मॉडल में वो क्या कर रहे हैं, मैनेजिंग एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू। मुद्दे की बात यह है कि भाई जू चला रहे हैं, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो इसका मतलब आपको इस केस स्टडी में, वैसे ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता अगर आपसे कि भाई साहब अगर हम कोई जू चला रहे हैं तो क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है कि नहीं है, तो इट वुड हैव बीन बेटर। अब हुआ क्या, उसने क्वेश्चन में लिखा कि एक जगह पर सीए पुरु कथा सुना रहा है बांसुरी देवी को एक्टिविटी की, उन एक्टिविटी में जाके ढूंढो कि वो एग्रीकल्चरल है कि नहीं है। तो मेरे को ढूंढनी पड़ी कि वो किस जगह पर प्रवचन दे रहा है। जब मेरे को पता चला इस जगह प्रवचन दे रहा है तो मुझे वो लिस्ट मिल गई कि ये बताना है कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है कि नहीं। फिशिंग इन द ओशन, फिश फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर रिसर्च, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ये कुल मिलाकर आ गया। सबसे पहले बात आ गई जू की। क्या जू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगी कि नहीं आएगी, यही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या ये मेरे पास फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 41 है, यानी क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आती है कि नहीं आती है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या जू आती है कि नहीं आती है। तो फटाफट से ये सोचो, क्या जब जू की बात करते हैं तो वो जू एक लिविंग एनिमल है। क्या जू में जो एनिमल्स रखे हुए हैं वो लिविंग एनिमल्स हैं? द आंसर इज यस। तो इसका मतलब जू ने एक कंडीशन तो पार कर ली कि बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। नंबर 2, क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं? तो अब चेक करते हैं जू के एनिमल्स के साथ हम जो करवा रहे हैं उनसे तो नाटक करवा रहे हैं हम लोग, क्या वो नाटक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है कि नहीं है। तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट बाय द एंटिटी। हम बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं जू के एनिमल्स को, क्या मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं। ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हम उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं। क्या जू में हमने एनिमल्स इसलिए रखे हैं कि इनकी ग्रोथ कराई जाए? हमने तो उनसे नाटक कराना है। इसका मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हमारी मैनेजमेंट उनकी कोई ग्रोथ के लिए नहीं हो रही है, हम तो उनसे रिक्रिएशन एक्टिविटी करवा रहे हैं। क्या हम उनसे कोई हार्वेस्ट लेने वाले हैं फॉर सेल? क्या हम उन एनिमल्स को रख के उनसे कोई हार्वेस्ट रखने वाले हैं? द आंसर इज नो। क्या हम उन्हीं को बाद में बेचने वाले हैं कि चलो ठीक है इनकी गर्दनें काट के इन्हें बेच दिया जाए? वो भी नहीं करने वाले। या उससे कोई और बायोलॉजिकल एसेट पैदा करने वाले हैं? द आंसर इज नो। इसका मतलब क्या हो गया, क्या जू में रखे हुए आदमी जानवर को वो बायोलॉजिकल एसेट है लेकिन क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा है? द आंसर इज नो। इस तरह से आपको अब जब आपने इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है देखो। ये केस स्टडी थी,
तो छठा क्वेश्चन है, तो इसका छठे का आंसर देख लेते हैं। ये आ गया सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक टेबुलेशन कर दी। कह रहा है जी ये एक्टिविटी है जू वाली, क्या ये स्कोप ऑफ 41 में आती है? नो। और अब उसको रीजन देना है। तो रीजन क्या है, हम उनकी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। Since the primary purpose is to show the animals to public for recreation, there is no management of the biological asset transformation. कहता कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं रहे, हम सिंपली कंट्रोल कर रहे हैं एनिमल्स को, इसलिए ये हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में नहीं है। बस ये काम खत्म। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर के लिए आपको ये बात लिख देनी है। बस कोई लंबी चौड़ी कथा नहीं लिखनी है आपने, बस इतनी सी बात है। अभी और भी देखो और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिशिंग इन द ओशन, हम समुद्र में जाकर के वहां मछलियों का शिकार कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, ये हमारा काम है। फिर से हम जब मछलियों को पकड़ रहे हैं तो आपको 2 चीज देखनी है, क्या मछली हमारे पास कोई बायोलॉजिकल एसेट है, वो लिविंग एनिमल है? द आंसर इज यस। क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस है जो हम मैनेज कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? क्या कोई ओशन के अंदर जो मछलियां हैं उनकी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं? क्या वो कंट्रोल्ड है? या तो कोई ऐसी जगह हो कि मैं कहूं जी हमारे पास एक एरिया है जहां पर हमने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बना रखा है जहां पर हम मछलियों को ग्रो करवाते हैं, तो ये तो हो गई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बाद में सेल कर देंगे मार्केट में, फिर तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। पर हम तो ओशन में चले गए, तो ओशन में चले गए तो क्या हम कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके अंदर? हम तो कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे। ओशन अपने आप प्राकृतिक रूप से मैनेज हो रहा है, हम तो वहां जाके जाल बिछाते हैं और मछली पकड़ लेते हैं। इसका मतलब हम हार्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं? द आंसर इज नो। हम कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। और हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है? मैनेजमेंट बाय द एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर ही नहीं रहा हूं उनको, इसका मतलब मैं उनमें जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये भी मेरे आउट ऑफ स्कोप चली गई। तो आइए देखें। फिशिंग इन द ओशन, फिशिंग इन द ओशन इज द हार्वेस्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड्स फ्रॉम द अनमैनेज्ड सोर्सेज। कह रहा हम हार्वेस्ट तो कर रहे हैं पर हम मैनेज ही नहीं कर रहे उसको, इसका मतलब वो हमारे पास इस पॉइंट से बाहर हो गया। देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फिश नेचुरली ग्रो कर रही है, इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पर अगर मैं इसी को मछली पालन में करता और उस मछली पालन से मैं मछलियों को हार्वेस्ट करता, फिर ये कवर हो जाता। ये ओशन में चले गए हम लोग, इसलिए कुछ नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जाके जाल बिछाया और पकड़ के ले आए। इसका मतलब हमारे पास ये भी इंड AS 41 के स्कोप से बाहर हो गया। और देखते हैं, हाँ फिश फार्मिंग। लो भाई अगला पॉइंट ही फिश फार्मिंग का आ गया। फिश फार्मिंग का क्या मतलब है कि आपने फार्म बनाया है, आपने कोई जगह रखी है जहां पर आप फिशेस को पहले उनको ग्रोथ कराओगे, पालन करोगे, फिर जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो आप उनको हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल करोगे। ये हमारे पास एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। बाई चांस इसी के साथ मैंने ये डिस्कस कर दिया था, तो आओ देख लें इसके अंदर। तो फिश फार्मिंग हमारे पास यस, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ द फिश एंड उसको हार्वेस्ट करते हैं, ये 41 के स्कोप में कवर हो जाता है, इसलिए हमारे पास इसमें ये आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर रिसर्च। तो मुझे बताओ, क्या आप मैनेज कर रहे हो कोई चीज, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? ये मत कहना कि सर ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, सेल्स और बैक्टीरिया और वायरस तो बड़े छोटे छोटे हैं। भाई साहब जो भी हैं, हमने ये तो नहीं कहा ना अपने स्टैंडर्ड में कि उनका साइज इतने mm का कम से कम होना चाहिए। लिविंग है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये लिविंग है, बात खत्म। और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम इसके अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम इसके अंदर कोई रिसर्च करेंगे। तो अगर रिसर्च हो रही है तो आप उसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस फॉर रिसर्च। अब ये स्टैंडर्ड से बाहर क्यों हो गया है? तो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी,
पर आप चूंकि रिसर्च कर रहे हैं तो आप इसकी सेल नहीं करने वाले हैं। आप इसकी सेल नहीं करेंगे तो उसके अंदर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर सेल या कन्वर्जन इनटू प्रोड्यूस। तो आप तो कर रहे हैं फॉर रिसर्च, तो ये दो कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन सेल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये भी आउट ऑफ स्कोप हो गया। लेकिन अगर यही आप अपने पास फॉर सेल कर रहे होते कि आप उसको अल्टीमेटली मार्केट में सेल करने वाले, तो इसमें कवर हो जाता। वैसे ही एक और भी है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ये बिल्कुल वैसे ही है, यहां पर सेल्स और एनिमल्स थे और यहां पर आपने ड्रग्स कर दिया। और आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप इनको बेचने वाले हैं। चूंकि बेचने वाले हैं तो ये विद इन स्कोप आ गया। तो हमारे स्टैंडर्ड के अंदर अल्टीमेटली जो चीजें आती है ना, वो सिंपली बस यही केस स्टडी थी, इसमें और कुछ नहीं है। तो आपको अपने पास ना केस स्टडी करने की मेरे ख्याल से तो एक सिंपल आर्ट है। आपके पास ये केस स्टडी के लिए पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपके पास इंड एएस का टेक्स्ट होना चाहिए। और इस किताब के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं, मार्केट में भी किताबें मिल जाएंगी, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इसका ऑलरेडी पीडीएफ डला हुआ है, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस प्रिंट आउट के बाद आप उसको साथ ले जा सकते हैं स्पाइरल करा करके। और आपने क्वेश्चन वहां देखने हैं, तो जोन जोन से क्वेश्चन टेक्स्ट वाले हैं वो कैसे करने हैं वो आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बता रहे हैं। एफआर वाले में तुमने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर उसको रिलेट करना है कि भाई केस स्टडी में ये कहां पर जिक्र कर रखा है, और फिर उससे संबंधित स्टैंडर्ड के टेक्स्ट में जाकर के उसका रेलेवेंट पैराग्राफ ढूंढ लो और उसको एनालाइज करके आंसर दे दो। एक एक नंबर के उसने 5 केस डाल दिए, बात खत्म, 5 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं। तो द केस स्टडीज आर डेफिनेटली सिंपल, बस लेकिन क्या है इसमें अप्रोच जो है, कैसे उस टॉपिक को अप्रोच करना है, वो आपको मैं बस ट्राई कर रहे हैं कि हम इस छोटे छोटे वीडियोस के जरिए आपको हम बता सकें कि इसके अंदर कैसे कैसे इसकी मैनेजमेंट होगी। तो आई होप आप अपने पास इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये केस स्टडी कोई एग्जाम में आने वाली नहीं है, बट स्टिल आपको अप्रोच समझ में आ रही है कि इनको ऐसे ऐसे डील करना चाहिए। ओके, और हम अगले सैटरडे फिर से जब मिलेंगे तो एक नई केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तो प्रोबेबली अगली केस स्टडी भी आरिश खान सर जो है वो लीड करेंगे, जिसके अंदर उनका टेक्स्ट का पार्ट है। एफआर किसी में भी लीड नहीं कर रहा है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एफआर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं कहीं आ रहा है, तो जहां जहां पर भी आएगा बस आपने इस केस स्टडी के साथ आपने उसको सॉल्व कर लेना है, इस बुक के साथ आपने सॉल्व कर लेना है। ओके, तो बस इसके लिए आपको कोई ज्यादा घंटे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स की, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपने उसके अंदर वहीं पर इंटरप्रेट करना है। बी लाइक चार्टेड अकाउंटेंट। भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपने रेफर किया अपने टेक्स्ट को और आपने उस टेक्स्ट के हिसाब से जो आपने इंटरप्रेट किया उसके हिसाब से आंसर दिया। बहुत समय मिलता है, 1 घंटा बहुत होता है एक केस स्टडी के लिए, बहुत बड़ा टाइम समय होता है, ठीक है, क्योंकि लंबा चौड़ा काम ही नहीं है इसका। तो आई बिलीव आप उसको अच्छे से करते रहेंगे। और मैं आपके पास एफआर के बाकी के पार्ट के लिए जो केस स्टडी आएगी अगले सैटरडे फिर से आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, चलिए जी स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 7 के अंदर उन क्वेश्चंस को जो लॉ एंड ऑडिट से रिलेटेड है। केस स्टडी 7 आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सारी। इस केस स्टडी के अंदर हमारे 5 एमसीक्यूज हैं और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। और इसका एमसीक्यू नंबर 5 ये लॉ के ऊपर बेस्ड है और इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 ऑडिट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एफआर में कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका डायरेक्ट टैक्स में कवर हो चुका है। तो एक तो हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर करना है और एक हमें एमसीक्यू कवर करना है। नाउ अब बात वही आती है, क्या पहले केस स्टडी पढ़ना जरूरी है या सीधे क्वेश्चंस पर चले? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आप बिना केस स्टडी को स्टडी करें आप क्वेश्चन का रिप्लाई दे पाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहां पर केस स्टडी के फैक्ट्स देखना जरूरी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। जरूरी हुआ तो केस स्टडी के फैक्ट्स देखेंगे, बट यदि लगा कि विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस आंसर दिया जा सकता है तो डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
what specific factors for online shopping would be considered by CA Puru in formulating the audit strategy of the company in the above case, keeping in mind the concern raised by Mr. Prabhudeva. चलिए, मिस्टर प्रभुदेवा ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं, तो उन कंसर्न्स को माइंड में रखते हुए सीए पुरु को, जो ऑडिटर है, ऑडिट स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते वक्त कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ध्यान में रखने हैं। देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर केस स्टडी में क्या कहा गया है। Mr. Murli Lal is happy that their business has gone online as well. Now they are selling their products through various e-commerce platforms. Mr. Prabhudeva shows his concern over the online selling part and wants CA Puru to keep a check on the working of the same during the audit. तो प्रभुदेवा के कंसर्न्स हैं इन रिलेशन टू ऑनलाइन सेलिंग, और पुरु ने एश्योर किया दैट हिज ऑडिट स्ट्रेटजी वुड मेजरली बी बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ए गुड पार्ट ऑफ द कंपनी बिजनेस हैज गॉन ऑनलाइन। नाउ अब यदि हम ऑडिट स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन की या एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, as per the requirement of SA 300, auditor is required to establish an audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit. और ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं that are required to be considered. Say for example, characteristics of the engagement, reporting objectives क्या है, results of preliminary engagement activities क्या है, nature, timing, extent of resources required, efforts to direct the engagement team efforts. तो ये तो ऐसे 300 में बताए गए वो फैक्टर हैं जो जनरल कंसीडरेशंस हैं। अब बात आ गई, सर यहां पर तो क्वेश्चन में जो कहा गया वो ऑनलाइन सेलिंग के केस में स्पेसिफिक फैक्टर्स पूछे गए। अब ओपन बुक एग्जाम है तो क्वेश्चन आ गया ऑडिट स्ट्रेटजी का। जैसे ही क्वेश्चन आता है ऑडिट स्ट्रेटजी का, तो आपको ध्यान करना है ऑडिट के स्टडी मॉड्यूल में ये कहां पर मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और यदि आपने उस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ जाएगा, सर ऑडिट स्ट्रेटजी का तो पहला ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव इसी पर बेस्ड है। अब आपको दिखा दूं क्वेश्चन बैंक। चैप्टर 3 ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, टॉपिक ऑडिट प्लानिंग, दूसरा टॉपिक ऑडिट स्ट्रेटजी। और ऑडिट स्ट्रेटजी का पहला क्वेश्चन ही क्या है, एज एन ऑडिटर ऑफ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द लास्ट 5 years you observe that new venture of online shopping has been added into the company during the current year. What factor would be considered by you in formulating the audit strategy? जनरल फैक्टर उसकी बात नहीं कर रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है स्पेसिफिक फैक्टर बताओ, तो ये रहा मेरा आंसर, स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। The classes of transaction in the entity operation that are significant to financial statement, procedures IT में as well as मैनुअल सिस्टम के अंदर जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड करेक्ट किया जाएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड किस लिए, to initiate, record, process and report the transactions. How the information system captures the event and condition other than the transactions that are significant to financial statements.
and the controls surrounding the journal entries. So ये 5 फैक्टर्स हैं जो हमने ऑडिट के पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो यही आपका आंसर बनेगा। आईबीएस के पेपर के अंदर मैंने पिछली दोनों केस स्टडीज में भी आपको एक चीज बताई है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में मिलने वाला है, उस चैप्टर के अंदर कोई मेन टॉपिक है, सब टॉपिक है, कहां पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो आईपीएस के पेपर में आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट की नॉलेज होना जरूरी है। सब्जेक्ट के नॉलेज का मतलब यहां पर यह आ रहा है कि आपके सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स कवर हैं और वो टॉपिक कौन से चैप्टर में मिलने वाले हैं। 4 आवर्स का आपका पेपर होता है, आपको आंसर को ढूंढना है और ढूंढकर उसको लिखना है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ जाती है वो है आइडेंटिफिकेशन। आपको ओपन बुक एग्जाम है, अपने आप तो आंसर लिखना नहीं, बुक में से देखकर लिखना है, तो आपको बहुत क्विकली बुक में से उसको फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर बेस्ड है और ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अकाउंट से, ऑडिट से, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, उसके अंदर कौन से चैप्टर से, उस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक से, और मुझे कहां आंसर मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो आंसर चेक कर लें, क्या यही आंसर दिया हुआ है सेम जो ऑडिट के बुक में से हमने पढ़ा। स्पेसिफिक फैक्टर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, the classes of the transactions in the entity operation that are significant to the financial statement, procedures, IT as well as manual system में जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड करेक्ट किया जा रहा है। Accounting record supporting information and specific accounts in the financial statement that are used to initiate, record, process and report the transaction. How information system captures events and conditions other than those included या forming part of financial statement and control surrounding the journal entries. तो इन आईबीएस की प्रैक्टिस करने से आपको यह आइडिया तो लग जाएगा कि ये पेपर अपने आप में बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं है। जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट को रिलेट करता है और उस सब्जेक्ट के अंदर कौन से चैप्टर में मिलेगा और चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक होगा। चलिए, ये तो बात हो गई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लॉ के ऊपर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजन टेकन एट द 4th बोर्ड मीटिंग, कंटेंशन ऑफ द डायरेक्टर प्रभुदेवा इज। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा, 4th बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर प्रभुदेवा ने क्या कहा, देखते हैं। इसके लिए आपको केस के फैक्ट्स पता होने चाहिए। During the year, company falls short of the funds and they decide to borrow the funds from the market. मैं एज्यूम कर रहा हूं आपने केस स्टडी पहले पढ़ी हुई है। आपने टैक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आपने एफआर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो उस केस स्टडी में ये एक पैरा है, ड्यूरिंग द ईयर the company falls short of the fund and they decide to borrow the funds. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया टू बोरो अमाउंट ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक एट अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 15th January 24. Mr. Prabhudeva opposes the borrowing as not in the interest of the company, has raised an issue that borrowing is outside the borrowing powers of the company. Board pulling forward the following data: share capital, reserve and surplus, secured loan, unsecured loan. Now, अब इन फैक्ट्स को देखते हुए आपको
यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस इन्वॉल्व है। जो ऑडिट का क्वेश्चन किया वो बड़ा सिंपल था, बड़े आराम से मिल गया। अब आपको देखना है कि यहां पर क्वेश्चन उठाया गया है कि ये जो बोरोविंग है बोर्ड की बोरोविंग पावर्स के बाहर है, तो आपको आइडिया होना चाहिए बोरोविंग पावर्स ऑफ द बोर्ड हमें कहां मिलेगा। इसके लिए यदि आपने लॉ के अंदर कंपनी लॉ के सेक्शंस को पढ़ा हुआ है ध्यान से, तो आपको ये क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज बुक्स में ढूंढते रहोगे। बोरोविंग पावर्स ऑफ द बोर्ड के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 में बोर्ड की पावर पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और उसके क्लॉज सी के अंदर कहा गया है कि बोर्ड आपकी बोरोविंग पावर लिमिटेड है, कहां तक? टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। इनके एग्रीगेट के अमाउंट के इक्वल आप बोरोविंग कर सकते हैं, बट यदि उससे ज्यादा की बोरोविंग्स चाहिए देन कंपनी की जनरल मीटिंग में नेसेसरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। तो यदि ये प्रोविजन आपको आता है तो आप इसके आंसर को दे पाएंगे। आता है ये प्रोविजन तो आपको लॉ की बुक उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट यदि ये प्रोविजन नहीं आ रहा, भूल गए हो क्या लिखा हुआ था, तब लॉ की बुक उठानी पड़ेगी। सेक्शन 180 कौन से चैप्टर में आता है? मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर। चलिए उसके अंदर भी एक बार घूम आते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड का कॉन्सेप्ट कवर होता है सेक्शन 180 के अंदर। वन 177, 178, 179 पावर्स का आ गया, 179 रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 180 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर सी, टू बोरो द मनी where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed aggregate of paid up share capital, free reserve and the security premium apart from the temporary loan from the company banker in the ordinary course of business। तो जो मनी आप बोरो कर रहे हैं वो मनी प्लस जो एग्जिस्टिंग बोरोविंग है उसका एग्रीगेट यदि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के एग्रीगेट को क्रॉस कर रहा है। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आपकी पेड अप कैपिटल रिजर्व है 5 + 5 10 करोड़ के, आपकी एग्जिस्टिंग बोरोविंग है 15 करोड़, 20 आप और लाना चाहते हो, टोटल हो गया 35 करोड़। ये तो 10 करोड़ से ज्यादा है, आपकी बोरोविंग पावर्स के अंदर नहीं है। तो मिस्टर प्रभुदेवा का ऐसा कहना कि ये बोर्ड की पावर में नहीं है बिल्कुल सही है, लेकिन एमसीक्यूज में एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस वेरियस एग्जम्पशंस एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर। तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन आपको मिलती है? सेक्शन 180 के ऊपर इन जनरल एक एक्सेप्शन है कि ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई होते हैं इन रिलेशन टू अदर देन अ प्राइवेट कंपनी। सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस एज सच अप्लाई नहीं होते। तो जो हमारा एमसीक्यू है उसके अंदर देखिए क्या क्या रीजन दिए गए हैं। एमसीक्यू में कहा गया कि जो प्रभुदेवा की कंटेंशन है वो वैलिड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यदि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो डेफिनेटली मिस्टर प्रभुदेवा की कंटेंशन वैलिड होती, लेकिन बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी,
इसीलिए प्रभुदेवा की कंटेंशन वैलिड नहीं है, क्योंकि जो बोरोइंग पावर्स के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है बाय सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वो प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई ही नहीं होती। तो इसका आंसर है इट इज वैलिड सब्जेक्ट टू पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये तो तब होता जब एक पब्लिक कंपनी होती और उसके अंदर बोरोइंग जो है वो पेड अप कैपिटल रिजर्व सरप्लस से एक्सीड करती, तो हम रिजोल्यूशन की बात करते कि ऑर्डिनरी चाहिए, स्पेशल चाहिए। बट इस क्वेश्चन में तो इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? दिस इज अ केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है, तो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की रेस्ट्रिक्शन एज सच अप्लाई ही नहीं हो रही, एंड हेंस कंटेंशन ऑफ प्रभुदेवा इज नॉट वैलिड। केस स्टडी में आपको डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं। इनवैलिड एज बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी। रीजन, as per section 180 subsection 1 clause C of the Companies Act 2013, the powers of the board are not uncontrolled. There are restrictions on the borrowing powers of the board. As per this section, borrowing should not exceed the aggregate of paid up capital, share reserve and security premium. While calculating the borrowing, any temporary loan obtained by the company from the company banker will be excluded. कंपनी की प्रपोज बोरोइंग है 20 करोड़ रुपए की, ये एक्सीड करती है द लिमिट कैलकुलेटेड एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। पेड अप कैपिटल 5 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 5 करोड़, टोटल बना 10 करोड़ और 15 करोड़ की तो एग्जिस्टिंग बोरोइंग थी क्वेश्चन में। हेंस प्रपोज बोरोइंग आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन मैं ये देख ही क्यों रहा हूं? दिस इज अ केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। In view of the above position, the management of the company should take the steps to pass a special resolution to borrow the proposed amount of 20 crore so that requirement of section 180 subsection 1 clause C is satisfied. Only thereafter the proposed borrowing can be availed of. इस रीजन की जरूरत नहीं थी। However, ये है मेन रीजन। बंसुरी प्राइवेट लिमिटेड is a private company, and as per MCA notification, this section shall not apply to private companies. So, 4th January 2017, IFSC public company would also not be required to comply this section. They can avail the required borrowing. सेक्शन 180 के ऊपर दो कंडीशन लगाई गई कि प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन तब मिलेगी यदि इसका कोई डिफॉल्ट नहीं है इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और फाइलिंग द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। तो इस केस स्टडी में एज सच ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि 137 का या 92 का डिफॉल्ट हुआ है। और आंसर भी जो आंसर भी दिया गया वो यही दिया गया है। तो दिस इज अबाउट द वन एमसीक्यू जो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड था एंड वन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो ऑडिट से रिलेटेड था। तो मेन चीज मैं बार बार आईबीएस के पेपर के लिए एक ही कहूंगा, ऑडिट आपका कोर पेपर है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन से स्टैंडर्ड से, क्लॉज से, शेड्यूल से, सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। बट लॉ क्योंकि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में जा चुका है तो उसकी रीडिंग भी एक बार जरूरी बनती है ताकि आपको आइडिया हो कि जिस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको कहां मिलेगा। जैसे इसी टॉपिक को हमने देखा तो इसका आंसर हमें मिलेगा सेक्शन 180 के अंदर। और वैसे एक चीज और बताऊं, जो एमसीक्यू बना हुआ है उसका एग्जाम्पल भी है स्टडी मटेरियल में, एग्जाम्पल भी है, लेकिन वो
पब्लिक लिमिटेड कंपनी का था। तो उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके वहां पर उस केस स्टडी में फिट किया गया है, राइट। So this is all for IBS 7 as far as audit and law questions are concerned. मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।